जैसे कि अब देखो, जैसे चैप्टर सेकंड हमारा चल रहा था, जो 1950 से लेकर 1990 की बात हो रही थी, 1950 से लेकर 1919 तक इंडियन इकोनॉमी का कंडीशन थी, सिचुएशन थी। उसके ऊपर हमने इकोनॉमिक पॉलिसी, एग्रीकल्चर के ऊपर टॉपिक पढ़ा और इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर टॉपिक पढ़ा। अब नेक्स्ट आपका आता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। अब इसमें क्या था, इसमें इंडस्ट्री के ऊपर काम किया गया। इसका मेन फीचर क्या क्या था कि भाई जब ब्रिटिश हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश में राज करना शुरू कर दिया था, बिजनेस करने आए थे केवल, और पूरे देश को कैप्चर कर लिया था, गुलाम बना लिया था। तो इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए पॉलिसी लाई गई 1956 में कि भाई इसका मेन टारगेट क्या था। मेन टारगेट इसका ये था कि जिस तरह ब्रिटिश हमारे देश में आए थे, उन्होंने हमें कैप्चर कर लेते, कोई ऐसा ना हो कि इंडियन ही कोई इंडिया को गुलाम बना ले। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिजनेस को अपने कंट्रोल में रखा, सारी इंडस्ट्री को, और बेसिकली उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, थ्री पोर्ट ऑफ इंडस्ट्री। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में बेसिकली वो इंडस्ट्री है जिसका पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था। सेकंड फेज में वो सेकंड स्टेट कैटेगरी, शेड्यूल बी जिसे कहते हैं, उसमें वो इंडस्ट्री को रखा गया जिसमें प्राइवेटाइज तो किया गया लेकिन कंट्रोल काफी हद तक गवर्नमेंट के हाथ में था। लाइसेंस लेना, कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, हर अधिकतर चीजों में उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, या उन्हें प्रोडक्शन अगर कर भी सकता था कोई प्राइवेट सेक्टर तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। और थर्ड कैटेगरी वो रखा जिसमें गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं था। जो बाकी इंडस्ट्रीज वगैरह बची वो इस कैटेगरी में रखी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है इसने कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या है, द थ्री पोर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो उसमें तीन कैटेगरी बनी। नंबर वन, फर्स्ट कैटेगरी जो शेड्यूल ए का गया, इसमें क्या कंप्राइज द इंडस्ट्री विच वुड बी एक्सक्लूसिव ओन बाय द गवर्नमेंट। क्लोज 17 इंडस्ट्रीज के अंदर रखा गया, जैसे एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स, एमुनेशन, रेलवे, जो बड़ी बड़ी मेन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, पूरी तरह गवर्नमेंट के हाथ में किया गया। सेकंड कैटेगरी में देखो क्या लिखा है शेड्यूल बी में, कंसिस्ट द इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट एफर्ट ऑफ द स्टेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर स्टेट सेक्टर सप्लीमेंट के रूप में काम करेगी। मतलब पूरी तरह प्राइवेट के हाथ में कुछ नहीं है। जो काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी, उसको प्राइवेटाइज किया गया, लेकिन उसका कंट्रोल भी अपने हाथ में रखा गया। with the sector taking the sole responsibility of starting new unit and including 12 industries, fertilizer, machine tools, ammunition, एल्युमिनियम, ये सब इंडस्ट्री को सेकेंडरी कैटेगरी में रखा गया। थर्ड कैटेगरी में क्या है, कंसिस्ट द रिमेनिंग इंडस्ट्री वुड बी प्राइवेट सेक्टर, दीज इंडस्ट्री अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेट एक्ट 1951 के थ्रू। इसके थ्रू ने कंट्रोल किया गया। तो इस तरह से पूरी इंडस्ट्री को तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। ठीक है, ताकि इकोनॉमी का ग्रोथ हो सके और सेल्फ रिलायंस को अचीव कर सके। एक बार पढ़ो इसे फिर आए। तो दो पॉइंट क्या निकल गया है इसमें कि भाई इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिया गया कि भाई कंट्रोल में रखने के लिए इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्री को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले गवर्नमेंट को लाइसेंस देना पड़ता था। दूसरा, इंडस्ट्रियल कंसेशन दिया गया कि भाई अगर आप रूरल इलाकों में, पिछड़े इलाकों में अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हो तो आपको कई तरह का कंसेशन दिया जाएगा, टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा, सब्सिडीज दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे दी जाएगी, ताकि वो इलाके डेवलप हो सके। और जो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला प्लान था, इक्वलिटी वाला, उसको अचीव किया जा सके। अब नेक्स्ट 1919 के पीछे सबसे मेन पार्ट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इंडियन इकोनॉमी के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम कंट्री अभी आज़ाद हुई थी, लोगों को इतना पैसा नहीं था, तो छोटे छोटे बिजनेस आप स्टैब्लिश कर सकते थे, ताकि गांव के इलाकों में छोटा अमाउंट बिजनेस स्टार्ट किया सके और लोगों को कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। स्मॉल के इंडस्ट्री जो है, लेबर इंसेंटिव होती है कि लोग, लेबर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है, इससे पॉवर्टी रिमूव होगी और इक्वलिटी वाला जो गोल है वो अचीव किया जा सकता था। तो इसके ऊपर इम्पोर्टेंट बहुत से काम किए गए। तो वो लिखा था स्मॉल के इंडस्ट्री डिफाइंड एज द रेफरेंस ऑफ द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड टू एसेट्स ऑफ अ यूनिट, की मैक्सिमम कितने पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। पहले इसकी लिमिट 1 करोड़ थी, अब 5 करोड़ कर दी गई है। मतलब वो जितनी इंडस्ट्री जहाँ पे 5 करोड़ से कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। The limit has changed over the period of time. In 1950, the small scale industry was one which invested 5 lakh. 1951 में 5 lakh थी। At present, the maximum investment allowed 1 करोड़, 1 करोड़ हो गई। And however, the limit अब रेट 5 करोड़ कर दी गई है। और उसके अंदर 69 आइटम रिजर्व किए गए। भाई ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आएंगे, इनका प्रोडक्शन
बड़ी इंडस्ट्री नहीं कर सकती। क्यों? अगर बड़ी इंडस्ट्री इनका प्रोडक्शन करेगी तो उनकी कॉस्ट काफ़ी कम आएगी, और उनकी कॉस्ट कम आएगी तो सारा प्रॉफिट मार्जिन वो इंडस्ट्री ले जाएगी। तो इस कैटेगरी में जो भी 59 आइटम रखे गए उनका प्रोडक्शन स्मॉल स्केल में हो सकता था, किया गया, ताकि इस बिजनेस को, इस इकोनॉमी को स्टैब्लिश किया जा सके और लोगों को रोजगार मिलता है। फिर अब इसके करेक्टरिस्टिक क्या थे, अगर तुम बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, मैं बता चुका हूँ कि भाई एम्प्लॉयमेंट देती है। क्यों? ये लेबर इंटेंसिव होती है, मशीनों कम और मजदूरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो जब मजदूरों का ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, लेबर का ज़्यादा प्रयोग किया यूज़ किया जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर द मोर लेबर इंटेंसिव, they use more labor than the large scale of industry, and therefore they generate more employment. And small scale industry absorb the surplus labor by generating employment of opportunity. Second, small scale industry are equality oriented. इक्वलिटी ओरिएंटेड का मतलब ये होगा कि भाई जो रीजनल स्टेट डेवलप नहीं है वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लगाया जाए, ताकि वहाँ पे लोगों की इनकम बढ़े और रोजगार मिले, ताकि इक्वलिटी आ सके। द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री आर often establish the close of source of raw material, जहाँ पे रॉ मटेरियल था वहीं पे establish कर सकते थे। The small scale industry on the other hand show the location flexibility because they can be established everywhere without considering the source। जो बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है आप उसको वहाँ establish करते हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, स्टील वगैरह हो गया, इनकी इंडस्ट्री वहाँ लग सकती है जहाँ पे इसका रॉ मटेरियल मिलेगा। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप कहीं भी establish कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं होती। जब इसको कहीं भी establish कर सकते थे तो ऐसे ऐसे स्टेटों में एब्लिश किया गया जो जो फाइनेंशियली काफ़ी बैकवर्ड थे, ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और उनकी इनकम को जनरेट हो सके। अब देखो इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब इक्विटी ओरिएंटेड का मतलब वही हो गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू द अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, देयरफॉर द प्रमोट द इंटरपर्सनल एक्टिविटीज को इक्विटी। The small scale industry can utilize small fund and more efficient and generate revenue for to the investor। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई बहुत बड़ा अमाउंट की आपको जरूरत नहीं थी शुरू में, जब 1950 में तो 5 लाख तक स्टार्ट कर सकते थे। उसके बाद भी इसका मतलब क्या हो, छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और इनकम को जनरेट कर सकते हो। ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की इसमें जरूरत नहीं थी। इसलिए ये इनकम इक्वलिटी के ऊपर जो गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो ये इक्विटी का भी बेस था। तो इस तरह से इसके तीन ये फीचर थे।